Assalamu alaikum, dear aspirants. Let me know whether I am audible to you or not. Can you hear my voice? Let me know if you can easily hear my voice. क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? हेलो, वालेकुम सलाम। अरसलान, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम ज़रकुन लियाकत, आई एम फाइन। थ्योरीज पे आज का लेक्चर है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज का। सबसे ज़्यादा आईआर के पेपर में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पोर्शन होता है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि पॉलिटिकल साइंस या आईआर बैकग्राउंड से नहीं होते, उनको जो सबसे ज़्यादा इश्यूज फेस करना पड़ता है वो आईआर की थ्योरीज से रिलेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड भी है, और बेसिकली अगर आप आंसर अटेम्प्ट नहीं करते एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में या थ्योरेटिकल पैराडाइम में, तो कभी भी आप एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर सकते। आईआर की जो थ्योरीज हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आज बात करूंगा, और मेनली थ्योरीज हैं क्या, आईआर की थ्योरीज जो सी है वो इवॉल्व कैसे हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मेनली डिफरेंट टाइम पीरियड में आईआर्स के इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्कॉलर्स थे उनमें डिफरेंट डिबेट्स हुई हैं, और बेसिकली ये जो डिफरेंट डिबेट्स हैं they further evolved in a form of a paradigm, theoretical paradigm, या in a form of a school of thought, और फिर वो एक पूरा का पूरा theoretical school of thought बन गया। तो मेनली ये डिफरेंट डिबेट्स हैं जो डिफरेंट टाइम पीरियड में अर्ली 20th सेंचुरी में आईआर स्कॉलर्स के बिटवीन हुई। एकेडमिकली आईआर एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उससे पहले जो हमारे पास टेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, बेसिकली वो नेशन स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। वो ऐसा जरूर है कि वो ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करता है, या उस टेक्स्ट में जो राइटिंग है वो कहीं कन्वर्ज होती है आईआर्स की थ्योरीज के साथ, लेकिन एकेडमिकली वो टेक्स्ट जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले है वो आईआर स्पेसिफिक नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 के जो हॉरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हैं, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और स्पेशली जो एकेडेमिया था, दे स्टार्टेड थिंकिंग के हाउ कैन दे अवॉइड सच वॉर इन फ्यूचर, या हाउ कैन दे रिड्यूस द कैजुअलिटीज, और हाउ कैन दे इस्टेब्लिश अ परपेचुअल पीस और अ परमानेंट पीस। ऐसा कुछ हो सकता है, या क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बना ले। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ एब्सविथ, वेल्स में ये यूनिवर्सिटी है, एब्सविथ यूनिवर्सिटी वेल्स, यहाँ पे एक चेयर इस्टेब्लिश हुई। और बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था उस यूनिवर्सिटी में इस चेयर को इस्टेब्लिश करने का,
कि हाउ कैन वी फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 1919 की। ये पहली यूं समझ लें कि एक चेयर थी जो कि आईआर की चेयर थी, ठीक है, जो वेल्स में यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के जो हॉरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसने साइकोलॉजिकली जितने वर्ल्ड लीडर थे सबको इफेक्ट किया। वुड्रो विल्सन भी उनमें से एक थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स दिए। बेसिकली उनका एम्फेसाइज था प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी पे और कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। वो भी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइप कोई चीज बनाना चाहते थे, उनके माइंड में ऐसा कुछ था। तो ये मेजर दो बड़े माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अचीव हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ एब्सविद में और वुड्रो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे। और इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि कैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी को और डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए और कैसे जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर सकते हैं। लेटर ऑन ये स्कूल ऑफ थॉट जो 1919 के बाद इस्टेब्लिश हुआ था, इसको जो नेक्स्ट रियलिस्ट थे उन्होंने इनको आइडियलिस्ट कहा। आप इनको आइडियलिस्ट भी कह सकते हैं या आप इनको अर्ली लिबरलिस्ट कह सकते हैं। तो मेनली जो पहली डिबेट थी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ थॉट में, वो हुई है बिटवीन यूटोपियन लिबरलिज्म एंड रियलिज्म। ये स्कूल ऑफ थॉट जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इमर्ज हुआ, इसको बाद में यूटोपियन लिबरलिज्म कहा गया। और जिस स्कूल ऑफ थॉट ने इनको अपोज किया उनको रियलिज्म कहा गया, या वो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था। तो जो पहली आईआर की डिबेट हुई है, ठीक है, जिससे हमारा एक यूटोपियन लिबरलिज्म या समटाइम हम उसको आइडियलिज्म कहते हैं, और जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो इमर्ज हुआ है, वो इस डिबेट के नतीजे में हुआ है। इसमें जो यूटोपियन लिबरल्स थे उनका जो मेन फोकस था वो मेनली था इंटरनेशनल लॉ पे। इंटरनेशनल लॉ के साथ साथ वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स की जाएं और स्टेट्स के अंदर समहाउ जो इंटरडिपेंडेंस है उसको इंक्रीज किया जाए। स्टेट्स को, नेशन स्टेट्स जो सी हैं उनके अंदर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम उनके अंदर कॉपरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। एंड दे बिलीव कि अगर इंटरनेशनल लॉ स्ट्रेंथन होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होगी, इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होगी, कॉपरेशन ज्यादा होगी, तो इससे दुनिया में एक पीस आएगा। तो ये थे बिलीव यूटोपियन लिबरलिज्म के। और उनका जो ओपोनेंट स्कूल ऑफ थॉट था जिसको हम रियलिस्ट कहते हैं, तो जो मेन रियलिस्ट रिस्पॉन्स था, ठीक है, दे वर मेनली फोकस ऑन पावर पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर, ठीक है। तो इनका फोकस ये था। और इसमें जो सबसे ज्यादा काम था, जो पहला रियलिस्ट था वो था E.H. कार, ठीक है। E.H. कार ने अपनी बुक लिखी थी, मैं बाद में इनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एवोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो E.H. कार की जो बुक थी द 20-year क्राइसिस, ठीक है, E.H. कार की वो पहली बुक थी जो 1939 में E.H. कार ने लिखी, 20-year क्राइसिस। इस बुक में बेसिकली जो 1919 टू 1939, जिसको हम इंट्रा वॉर टाइम पीरियड भी कहते हैं, जो टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान है, इस टाइम पीरियड को E.H. कार ने, जो स्कूल ऑफ थॉट इस टाइम पीरियड में पे डोमिनेटिंग था, वो यूटोपियन लिबरलिस्ट थे, उनको बड़ा सवियर क्रिटिसाइज किया E.H. कार ने। और मेन उसका आर्गुमेंट था ये जो वर्ल्ड, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रही थी, तो E.H. कार ने कहा कि ये जो राइज ऑफ हिटलर हुआ है और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रही है, ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 की एक्सटेंशन है। वर्ल्ड वॉर 1 को जिस तरीके से कंक्लूड किया गया था, ठीक है, जो पेरिस पीस सेटलमेंट था, ये जो बाकी सेटलमेंट्स थी, ठीक है, बेसिकली इन दो सेटलमेंट्स द सीड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 वर लेड, ठीक है, और उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है। तो वो क्या,
ईएचकार का ये कहना था कि अगर ये जो यूटोपियन लिबरलिस्ट हैं या जो आइडियलिस्ट हैं, अगर ये बहुत ज्यादा अगर ये थोड़ा सा भी रियलिस्टिक होते, ठीक है, तो कभी भी वर्ल्ड वॉर 2 ना होती। तो ईएचकार ने बड़ा सेवियर क्रिटिसाइज किया इन अर्ली आइडियलिस्ट को, अर्ली लिबरलिस्ट को, यूटोपियन लिबरलिज्म से रिलेटेड जितने स्कॉलर्स थे इन सबको। तो आईआर के जो एवोल्यूशन है, इसमें जो पहली मेजर डिबेट हुई है वो इन दो स्कूल ऑफ थॉट के बिटवीन हुई है, जिसमें एक तरफ थे हमारे पास यूटोपियन लिबरलिज्म और दूसरी तरफ था हमारे पास उनका यूटोपियन लिबरलिज्म का रियलिस्ट रिस्पॉन्स। सेकंड मेजर डिबेट जो आईआर स्कूल में हुई है वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हमारे पास डिबेट हुई है, इस डिबेट में एक तरफ बेसिकली ये जो सेकंड डिबेट है, ठीक है, दिस इज मोर अबाउट मैथडोलॉजी कि रिसर्च कंडक्ट कैसे की जाए या रिसर्च को कैसे लेके चला जाए। तो इसमें हमारे पास दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं सेकंड मेजर डिबेट में, जिनके दरमियान ये डिबेट हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस को फॉलो करते हैं रिसर्च में, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस जिनका ऐसे इस स्कूल ऑफ थॉट का फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है, दे आर जजमेंटल, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है चीजों का उसके ऊपर ये बड़ा फोकस होता है। और एक नया जो मेथड ऑफ स्टडी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ जिसको हम बिहेवियरलिज्म कहते हैं, बिहेवियरलिस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। जब बिहेवियरलिस्ट स्टडी करते हैं, दे ट्राई टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस, दे फोकस ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, दे बेसिकली मोर कीन टू प्रोड्यूस अ साइंटिफिक नॉलेज। तो ये जो बिहेवियरलिस्ट थे, ठीक है, इनके दरमियान ट्रेडिशनल अप्रोचेस और जो बिहेवियरलिस्ट थे उनके दरमियान ये सेकंड मेजर डिबेट्स हुई है आईआर में। ये डिबेट इसलिए भी हुई कि जो अर्ली आईआर के स्कॉलर्स थे, मेनली वो हिस्टोरियंस थे, एकेडमिक लॉयर थे, डिप्लोमेट्स थे, जर्नलिस्ट थे। ये वो लोग थे जो अर्ली आईआर के स्कॉलर्स थे। अब ये जो हिस्टोरियन है या डिप्लोमेट्स हैं या आप जर्नलिस्ट कह लें, ठीक है, मेनली इनका जो मेथड ऑफ स्टडी होता है वो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव होता है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडी होता है। और लेटर ऑन जो आईआर स्कूल ऑफ थॉट इवॉल्व हुआ, इनका जो मेथड ऑफ स्टडी था वो बड़ा साइंटिफिक था। और ये जो क्लास थी या ये स्कूल ऑफ थॉट था जो बाद में जिसका राइज हुआ, जिन्होंने बिहेवियरलिस्ट अप्रोच को फॉलो किया, ये वो लोग थे जो बेसिकली नेचुरल साइंस के बैकग्राउंड से थे। मैथ पढ़ी हुई थी इन लोगों ने, मैथ के अलावा नेचुरल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है, और मतलब ये इस बैकग्राउंड से लोग थे, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से, मैथ के और नेचुरल साइंस के बैकग्राउंड से जो लोग आए, ठीक है, इनका ज्यादा फोकस होता था टू प्रूव एन हाइपोथेसिस। इन दोनों जो अप्रोचेस थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और जो बिहेवियरलिस्ट उसका रिस्पॉन्स था, इनमें जो मेन डिफरेंस था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है इसमें जो थ्योरिस्ट होता है, ठीक है, वो ही कांट डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम हिज स्टडी। वो स्टडी के से अपने आप को अलहदा या अपने जो उसके व्यूज होते हैं उनको अलहदा नहीं कर सकता। तो हम इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जो थ्योरिस्ट होता है, थ्योरिस्ट बेसिकली इनसाइड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो उसकी जो बायसनेस होगी, जो थ्योरिस्ट है उसकी जो बायसनेस, उसकी जो लाइकलीहुड होगा, ठीक है, या उसके जो डिसलाइक होगा, जो भी वो उसके वर्क में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो अपनी ओपिनियन को शेयर कर रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हमारे पास बिहेवियरलिस्ट अप्रोच थी उसमें हम कहते हैं कि थ्योरिस्ट आउटसाइड सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें थ्योरिस्ट जो सा होता है वो साइंटिफिक मेथड्स को लेके चल रहा होता है, वो हाइपोथेसिस होता है और हाइपोथेसिस के ऊपर वो अपनी रिसर्च को डिजाइन करता है, हाइपोथेसिस को वो साइंटिफिकली प्रूव करता है। उसके लिए वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी, SPSS लाइक बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर बन गए। तो सेकंड जो मेजर डिबेट आईआर में हुई वो इन दो अप्रोचेस के दरमियान हुई,
ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियरलिज्म में। और जो फर्स्ट डिबेट थी उसको तो विन किया था हमारे यहाँ जो रियलिस्ट थे, और जो दूसरी डिबेट थी इसको विन किया बिहेवियरलिस्ट ने, ठीक है। और बिहेवियरलिस्ट जो कोल्ड वॉर टाइम पीरियड है 1945 से लेकर तकरीबन लेट 80s तक, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट डोमिनेटिंग करता रहा, ठीक है। ये दूसरी बड़ी डिबेट थी जो जिसने आईआर जो डिसिप्लिन था उसको इवॉल्व किया। तीसरी बड़ी डिबेट जो आईआर में हुई, बेसिकली इस डिबेट को हम शॉर्ट फॉर्म में न्यू डिबेट भी कहते हैं। न्यू डिबेट, इस डिबेट में हमारे पास एक तरफ न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म थे। अगर आप जब मैं रियलिज्म पे बात करूंगा तो फिर जब हम उसके बाद न्यू रियलिज्म पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, इनमें ये काफी कॉम्प्रोमाइजेस किए उन स्कॉलर्स ने जो न्यू लिबरल या न्यू रियलिस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो काफी सारी चीजें जो रियलिज्म की थी उनको अडॉप्ट किया लिबरलिस्ट ने, और काफी लिबरलिस्ट की जो चीजें थी उनको अडॉप्ट किया रियलिस्ट ने। तो एक तरफ ये जो थर्ड डिबेट है इसमें न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरलिज्म या न्यू लिबरलिस्ट ये एक पार्टी है, और इनके जो अपोनेंट पार्टी है वो है हमारे न्यू मार्क्सिस्ट। तो ये तीसरी बड़ी डिबेट है जो कि न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरलिज्म और न्यू मार्क्सिज्म के दरमियान हुई है। और जो चौथी डिबेट है जो अभी स्टिल ऑन गोइंग है, उसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वो है हमारे पास एस्टैब्लिश ट्रेडिशन में और बिटवीन पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ये जितने स्कूल ऑफ थॉट हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म, बेसिकली ये सारे के सारे हम इनको पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट इसलिए कहते हैं कि बिकॉज दे बिलीव दैट ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन बिहेवियर्स, they are observable and measurable entities। आप human actions, human behaviors को scientifically measure कर सकते हो, ठीक है। ये इस वजह से जो रियलिस्ट हैं, लिबरलिस्ट हैं, इनका जो पूरी फैमिली है उसको हम पॉजिटिविस्ट कहते हैं या पॉजिटिविज्म कहते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास पोस्ट पॉजिटिविस्ट अल्टरनेटिव्स आए जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म है और फेमिनिज्म है, इसके अलावा कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास पोस्ट पॉजिटिविस्ट अल्टरनेटिव हैं। तो चौथी बड़ी डिबेट आईआर स्कूल में, स्कूल ऑफ थॉट में जो ऑन गोइंग है, तो वो है बिटवीन एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अल्टरनेटिव्स। जो फोर्थ डिबेट तो ऑन गोइंग है। जो थर्ड डिबेट थी हमारे पास न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म वर्सेस न्यू मार्क्सिज्म, न्यू डिबेट। ये जो डिबेट थी थर्ड, इस थर्ड डिबेट में बेसिकली अर्ली स्टेजेस के ऊपर तो न्यू लिबरल और न्यू रियलिस्ट जोन से थे, ठीक है, दे वर ऑन ए डोमिनेटिंग पोजीशन। लेकिन जो 2008 का यूएस इकोनॉमिक रिसेशन है, और फिर हमारे पास जब हम एक्सपीरियंस करते हैं रिवाइवल ऑफ रशिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड राइज ऑफ चाइना, तो इससे 2008 के बाद से आप कह सकते हो कि न्यू मार्क्सिस्ट जोन से हैं, ठीक है। उनके वो भी बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरलिज्म को। तो ये थर्ड डिबेट है, इट्स अनडिसाइडेड। इसमें आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट डोमिनेट कर रहा है फॉर इस वक्त, ठीक है। और फोर्थ डिबेट भी ऑन गोइंग है जो कि पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बिटवीन चल रही है। तो ये थोड़ा सा एवोल्यूशन था आईआर का। आईआर के इस एवोल्यूशन के बाद जो हमारे पास सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग स्कूल ऑफ थॉट रहा है, ठीक है, वो बेसिकली रियलिज्म रहा है। और रियलिज्म मेनली बात करता है पावर पॉलिटिक्स की। पावर पॉलिटिक्स का जब वो ओरिजिन ट्रेस आउट करते हैं तो दे रीच ऑन ए ह्यूमन नेचर, ठीक है। दे बिलीव के ह्यूमन बीइंग्स दे आर सेल्फिश एंड इगोइस्टिक, ठीक है। इसलिए जब हम रियलिज्म की
के वर्क को लेते हैं, ठीक है, और बेसिकली उसमें सबसे पहले जो 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 हमारे पास काम है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, थुसाइडिडीज है, सुनजू है, मिख्यावली है, हॉब्स है, इन लोगों का जो काम, इन लोगों का जो काम है बेसिकली वो ह्यूमन नेचर पे है और ह्यूमन ईगो के ऊपर है। मेन जो थीम है हमारे पास रियल स्कूल ऑफ थॉट में वो 4 हैं। मैं अब सारी डिस्कशन रियलिज्म पे करूंगा, फिर रियलिज्म को एक्सप्लेन, इससे पहले हमने एवोल्यूशन ऑफ आईआर को डिस्कस किया एज ए डिसिप्लिन, और एवोल्यूशन ऑफ आईआर को एज ए डिसिप्लिन एड्रेस करने के बाद हम देखेंगे रियलिज्म को। तो रियलिज्म में हमारे पास 4 मेन थीम्स हैं जो कि चल रही हैं, जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डोमिनेटिंग रही हैं। पहली थीम जो उनसी है उसको हम कहते हैं स्टेट ईगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। स्टेट ईगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं उन्होंने जो ज्यादा काम किया है वो इस थीम के ऊपर किया है, स्टेट ईगोइज्म पे और कॉन्फ्लिक्ट पे। क्लासिकल रियलिस्ट के बाद जो रियलिस्ट आए हैं, जिनमें E.H. कार और मॉर्गेंथो थे, इनका जो ज्यादा काम है वो स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट पे है। स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट, ये रियलिस्ट थे। और फिर रियलिस्ट के बाद जो न्यू रियलिस्ट आए हैं, इनका जो ज्यादातर काम है वो जो थर्ड थीम है हमारे पास रियलिज्म की, जिसको हम इंटरनेशनल अनार्की एंड इट्स इम्प्लीकेशंस कहते हैं, ठीक है। केनेथ वॉल्ट्स का ज्यादा काम जो सा है वो इस थर्ड थीम पे है, इंटरनेशनल अनार्की एंड इट्स इम्प्लीकेशन। और जब हम उसके इम्प्लीकेशन पे आते हैं इंटरनेशनल अनार्की की, तो मेन इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लीकेशन बेसिकली दे फॉर्म्ड फोर्थ थीम, चौथी थीम बनती है। उसकी इम्प्लीकेशन अनार्की की क्या है? पोलैरिटी है, स्टेबिलिटी है एंड बैलेंस ऑफ पावर है। ये हमारे पास इंटरनेशनल अनार्की की इम्प्लीकेशंस हैं जो कि फोर्थ थीम को फॉर्म करती हैं। तो आईआर स्कूल जो सा है वो उसमें 4 थीम्स हैं जो डोमिनेट कर रही हैं। स्टेट ईगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 1। नंबर 2 स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। नंबर 3 है इंटरनेशनल अनार्की एंड इट्स इम्प्लीकेशन। एंड फोर्थ जो थीम है बेसिकली ये इम्प्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल अनार्की है, जिसमें हमारे पास पोलैरिटी है, स्टेबिलिटी है और बैलेंस ऑफ पावर है। तो रियलिज्म के ऊपर जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो वो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लासिकल रियलिज्म से, जो हमारे पास फर्स्ट थीम है, जिसको हम कहते हैं स्टेट ईगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें जो हमारे पास मेन वर्क है वो थुसाइडिडीज का है। थुसाइडिडीज जो कि जिसने एक बुक लिखी, पेलोपोनेसियन वॉर, बेसिकली ग्रीक सिटी स्टेट्स स्पेशली बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, जो जंगें हुई उनको नरेट किया थुसाइडिडीज ने पेलोपोनेसियन वॉर में। एंड ही डिस्क्राइब के कैसे एथेंस और स्पार्टा के अंदर पावर पॉलिटिक्स मैटर करती थी। थुसाइडिडीज ही के टाइम पीरियड में चाइना में एक और फिलोसफर था, सुनजू। उसने एक बुक लिखी द आर्ट ऑफ द वॉर, मेरे पास वो बुक पड़ी हुई भी है। ये उसने बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ द वॉर। सुनजू का काम है बेसिकली, उसने भी जो चीजें जिस वक्त थुसाइडिडीज ग्रीक में बैठ के लिख रहा था, सुनजू वही चीजें तकरीबन चाइना में बैठ के लिख रहा था। और जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है इंटरनेशनल रिलेशन में वो माकियावेली है। माकियावेली का बहुत सारा काम है, उसकी जो बुक है द प्रिंस, ठीक है। बेसिकली ही बिलीव के पॉलिटिक्स वाज बेस्ड ऑन डार्कली नेगेटिव मॉडल, ठीक है, of changeless human nature, ठीक है। he believe के जो human beings हैं they are too much selfish, arrogant, violent, ठीक है। और जो human nature है it's a changeless, ये change नहीं होती है, ठीक है। और basically ये बेस करती है डार्क नेगेटिव, जिसको कह लें कि सोच के ऊपर।
तो माकियावेली का जितना काम है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि इस डार्क नेगेटिव ह्यूमन नेचर को या इस इन्वायरमेंट में जोन सा है हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, या एक जो शख्स है वो कैसे पावरफुल हो सकता है। तो माकियावेली के बाद जो सबसे ज्यादा एकेडमिक वर्क रियलिज्म के अंदर हुआ है, क्लासिकल रियलिज्म में, वो हॉब्स का है। ठीक है, हॉब्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर उसने बात की है। हॉब का एक सबसे ज्यादा जो फेमस कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं वो स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, ही बिलीव दैट एन ऑन स्टेट ऑफ नेचर क्या है। स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर बहुत सारे फिलोसफर्स का काम है। स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर हेगल का भी काम है, मार्क्स का भी काम है, हॉब्स का भी काम है, इमैनुअल कांट का भी काम है। स्टेट ऑफ नेचर बेसिकली उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसको आप कह लें प्री सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, जब ह्यूमन बींग्स ने जब इंसानों ने कोई मुआशरा कायम नहीं किया था या जब कोई सोसाइटी कायम नहीं की थी, जब ह्यूमन बींग्स जो उनसे थे वो हंटिंग और गैदरिंग की फॉर्म में रहते थे, जो तो उस टाइम पीरियड में जो प्री सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, ह्यूमन बींग्स जो उनसे थे, क्या वो उनका जो बिहेवियर था वो कन्फ्लिक्चुअल था या कोऑपरेटिव था। जो प्री सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे या वो एक दूसरे के साथ ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। हॉब्स का इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। अब हमारे पास क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर ये वो टाइम पीरियड है जो नॉन हिस्ट्री से बहुत पहले का है, तो हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन बींग्स थे उनका जो बिहेवियर था वो कोऑपरेटिव था या कम्पिटिटिव था या कन्फ्लिक्चुअल था। डिफरेंट स्कॉलर्स जो उनसे हैं वो डिफरेंट आर्गुमेंट्स के जरिए से स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो हॉब्स का ये कहना था कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर ह्यूमन बींग्स दे एक्सपीरियंस्ड एन ऑनगोइंग सिविल वॉर। ठीक है, पूरी दुनिया के लोगों के दरमियान जो उनसी है वो एक स्टेट ऑफ नेचर में एक जंग चल रही थी। अ सोसाइटी डिवाइड ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड द फॉर्मल लीगल चेक्स ऑन द इंडिविजुअल। ठीक है, तो अगर स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बींग्स जो उनसे थे उनका जो बिहेवियर था वो कन्फ्लिक्चुअल था, एक ऑनगोइंग सिविल वॉर थी जैसा हॉब्स कहता है, तो इट्स मीन के ह्यूमन जो वॉर है, ठीक है, वो ह्यूमन नेचर का पार्ट है। ठीक है, एंड यू कांट डिटैच अ पार्ट ऑफ अ नेचर फ्रॉम अ नेचर। ठीक है, तो इस वजह से वो दे बिलीव्स, हॉब्स का कहना था क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर जो सी थी वो कन्फ्लिक्चुअल थी, तो जो जंगे हैं और जो पावर पॉलिटिक्स है, दिस इज समथिंग बिल्ट इन ह्यूमन नेचर। आप इसको अलहदा नहीं कर सकते। जब तक इंसान मौजूद है ये जंगे और ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो ये जो था सारा का सारा काम क्लासिकल रियलिस्ट का था। क्लासिकल रियलिस्ट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो रियलिज्म में आया, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, स्टेट क्राफ्ट क्या कहते हैं? द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक अफेयर आर द स्किल्स एसोसिएटेड विद द स्टेट्समैनशिप। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने बताया कि जो स्टेट क्राफ्ट और नेशनल इंटरेस्ट है इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम जो है E.H. कार ने किया है 1939 में। उसकी जो बुक थी 20 ईयर क्राइसिस, उसमें 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 इसने ये दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए, स्टेट क्राफ्ट के और नेशनल इंटरेस्ट के। और फर्दर इसके ऊपर E.H. कार के बाद मॉर्गेंथो ने काम किया। मॉर्गेंथो ने 1948 के राउंड अबाउट उसने अपना टेक्स्ट जो है उसको पब्लिश किया। तो E.H. कार और मॉर्गेंथो इन दोनों का बिलीव था स्टेट क्राफ्ट पे और नेशनल इंटरेस्ट पे। बेसिकली इनका आर्गुमेंट ये था कि जो क्लासिकल रियलिस्ट थे जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो सेरेडीज था, सुन त्सू था, माकियावेली था या हॉब्स था, वो उनका वर्क लिमिटेड है टू एक्सटेंड ऑफ स्टेट, सॉरी, उनका वर्क बहुत ज्यादा लिमिटेड है टू डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, कि ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब
कैसे किया जा सकता है। और अब क्योंकि जो स्टेट है, ठीक है, इट्स अ ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, तो एंड स्टेट इज रन बाय द ह्यूमन, तो वो जो ह्यूमन नेचर के अंदर एक सेल्फिशनेस है वो स्टेट्स के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। इसको वो कहते हैं स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट क्या है कि कोई शख्स अगर शायद बाय नेचर बहुत काइंड हो, ठीक है, लेकिन जब वो किसी ऑफिशियल पोजीशन पे आएगा, स्टेट्स को रन करने की पोजीशन पे आएगा, तो वो कोऑपरेटिव या काइंड नहीं रहेगा, वो सेल्फिश हो जाएगा, क्योंकि स्टेट्स अपने तरीके से मोल्ड कर देती है लोगों की नेचर को, अगर वो काइंड हो भी फॉर द टाइम भी। तो जो स्टेट क्राफ्ट और नेशनल इंटरेस्ट है, इसके ऊपर यानी कि वो जो ह्यूमन नेचर का और इगोइज्म का कॉन्सेप्ट था, उसको E.H. कार और मॉर्गेंथो ने स्टेट लेवल के ऊपर लिया है, और अब वो सारा कॉन्सेप्ट जो सा था वो स्टेट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया E.H. कार और मॉर्गेंथो ने, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया स्टेट क्राफ्ट और नेशनल इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये E.H. कार और मॉर्गेंथो को आप फाउंडर ऑफ रियलिज्म कह सकते हो, ठीक है। इससे पहले जो रियलिज्म था वो बेसिकली नेशन स्टेट स्पेसिफिक नहीं था। तो मॉर्गेंथो ने 1948 में अपनी बुक लिखी द आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, और मॉर्गेंथो की जो बुक थी द आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, उसमें उसने 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म उनको एक्सप्लेन किया। समटाइम ये जो पेपर में एक 2-3 साल पहले जो 6 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट है मॉर्गेंथो का, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। तो वो 6 प्रिंसिपल्स क्या है? Politics is governed by objective laws which have their roots in human nature. Okay? जो लॉज हैं जिनके ऊपर एक सेटअप चलता है, उसकी जो रूट है, ठीक है, it lied in human nature. The key to understanding international politics is the concept of interest defined in terms of power. Importance of power की बात की उसने, फिर उसने बात की नेचर ऑफ स्टेट पावर विल वेरी इन टाइम, कि पावर जोन सी है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है एट इंटरनेशनल लेवल इट्स नॉट इवन, ठीक है। यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल डू नॉट गाइड स्टेट बिहेवियर, तो स्टेट्स जोन से होती हैं वो बाउंड नहीं होती कि किसी मॉरल प्रिंसिपल्स को उन्होंने फॉलो करना है। Moral aspiration are specific to the particular nation. There is no universally agreed set of moral principle. ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई agreed set of moral principle हो। The political sphere is autonomous, ठीक है। ये वो 6 principles थे मॉर्गेंथो के आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट के। मॉर्गेंथो और जो E.H. कार थे, they are realist, ठीक है, लेकिन इनका जो ज्यादा काम है वो बेसिकली दे आर ट्रेडिशनल स्कॉलर, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडी है उसको ये फॉलो करते थे E.H. कार और मॉर्गेंथो दोनों। इसके बाद जो हमारे पास अगला जो सबसे ज्यादा काम आता है वो केनेथ वॉल्ट्स का है। केनेथ वॉल्ट्स ने एक बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में वो पब्लिश हुई थी। उसने ये जो अपनी बुक थी द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मॉर्गेंथो को हम कहते हैं फादर ऑफ न्यूरियलिज्म केनेथ वॉल्ट्स से स्टार्ट होता है। केनेथ वॉल्ट्स की 1979 की जो बुक है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यहाँ से जो हमारे पास टाइम पीरियड स्टार्ट होता है इसको हम न्यू रियलिज्म कहते हैं। न्यू रियलिज्म में जो फोकस था केनेथ वॉल्ट्स का वो इंटरनेशनल अनार्की के ऊपर था। अब थोड़ा सा यहाँ मैं टाइम लूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास क्लासिकल रियलिस्ट हैं और जो रियलिस्ट हैं और जो फिर न्यू रियलिस्ट हैं, इनके जो बिलीव्स हैं उनका कंपैरिजन करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इन तीनों जो ऑफशूट्स हैं रियलिज्म के, इनमें फर्क क्या है। जो क्लासिकल रियलिस्ट है उनका सारा का काम, उनका जितना भी काम था वो था
it revolves around human nature, and they believe कि human beings they are egoistic by nature. तो उनका सारा काम ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करने पे है। वो जो ह्यूमन नेचर थी, E.H. कार और मार्गेंथो ने उसको अप्लाई कर दिया स्टेट लेवल के ऊपर, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए स्टेट क्राफ्ट के और नेशनल इंटरेस्ट के। E.H. कार और मार्गेंथो, जब मैं दोनों की बात करता हूँ, दे बोथ बिलीव कि स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करने में बहुत सेल्फिश होती है, इगोइस्टिक होती है और क्रूअल होती है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स अपना जो पावर है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर रही होती है ह्यूमन नेचर से, एंड बाय नेचर ह्यूमन बीइंग्स दे आर सेल्फिश। तो स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट में सेल्फिश होती है क्योंकि इंसान अपनी नेचर में सेल्फिश है। ठीक है, ये बात की E.H. कार और मार्गेंथो ने, कि स्टेट नेशनल इंटरेस्ट में सेल्फिश है क्योंकि इंसान अपनी नेचर में सेल्फिश है। यहाँ पे एक और एस्पेक्ट था जिसको केनेथ वॉल्ट्स ने हाईलाइट किया। उसने जितना काम था क्लासिकल रियलिस्ट का और उसके बाद रियलिस्ट का, तो केनेथ वॉल्ट्स ने उसको इंडोर्स किया, केनेथ वॉल्ट्स ने उनको अपोज नहीं किया। ठीक है, इन एडिशन टू दैट, जो केनेथ वॉल्ट्स का कंट्रीब्यूशन है वो है इंटरनेशनल अनार्की एंड इट्स इम्प्लीकेशन। बेसिकली केनेथ वॉल्ट्स बिलीव कि स्टेट बिहेवियर को, या स्टेट इसलिए सेल्फिश होती है क्योंकि वो एक अनार्किक एनवायरनमेंट के अंदर फंक्शन कर रही होती है, या एक अनार्किक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रही होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाऊं। वो लोग जो वेल एस्टेब्लिश एरियाज में रहते हैं, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, या आपके एस्टेब्लिश्ड एरियाज, वहां पे जनरली आपको अपनी हिफाजत के लिए कोई वेपन रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स आपको बहुत थ्रेट करता है तो आप जाके पुलिस में उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो एस्टेब्लिश एरियाज में रहते हैं लोग, उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेपन रखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि एस्टेब्लिश एरियाज में नहीं रहते, जैसे कुछ लोग हैं वो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, वहां पे आप चले जाएं, ट्राइबल एरिया में हर शख्स के पास अपना वेपन होगा, क्योंकि वहां पे उनकी जो सिक्योरिटी है उसको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है। ठीक है, और वहां पे कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सिक्योरिटी के, और जब वो अपनी सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं तो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वो अपने पास वेपन रखते हैं। क्योंकि एक शख्स जो ट्राइबल एरिया में रह रहा होता है, वो शख्स एक अनार्किक एनवायरनमेंट में रह रहा होता है, वहाँ रिट ऑफ द स्टेट वीक होती है। क्योंकि रिट ऑफ द स्टेट वहाँ वीक है तो वो अपनी सिक्योरिटी का खुद रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे एक तरह की अनार्की होती है। ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में बेसिकली हमारे पास कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स कर सके। यानी स्टेट्स जिस एनवायरनमेंट में, जिस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रह रही हैं, वो सारा जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो अनार्किक है। स्टेट्स एक अनार्की के अंदर रह रही हैं, तो स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि स्टेट एक अनार्किक एनवायरनमेंट में रह रही होती है, इसलिए स्टेट्स अपने इंटरेस्ट में सेल्फिश होती है। ठीक है, तो सिर्फ रीजन, एक डिफरेंट रीजन स्टेट सेल्फिशनेस की जोन सी है, या स्टेट क्राफ्ट की एक डिफरेंट रीजन केनेथ वॉल्ट्स ने दी, वो डिफरेंट रीजन थी इंटरनेशनल अनार्की। तो केनेथ वॉल्ट्स का जो मेन आर्गुमेंट था वो ये था कि स्टेट सेल्फिश होती हैं, इसलिए सेल्फिश होती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर सेल्फिश हैं, और इसलिए भी स्टेट सेल्फिश होती हैं क्योंकि इंटरनेशनल जिस एनवायरनमेंट में वो रह रही हैं वो एनवायरनमेंट अनार्किक है। ठीक है, और वो एनवायरनमेंट स्टेट को सेल्फिश बना देता है। ठीक है, तो ये केनेथ वॉल्ट्स का कंट्रीब्यूशन था जो कि केनेथ वॉल्ट्स ने किया अपनी जो उसकी बुक थी द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। केनेथ वॉल्ट्स ने बेसिकली 3 लेवल्स इंट्रोड्यूस करवाए। उसने कहा कि जब भी हम स्टेट बिहेवियर को एनालाइज करें तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसको वो पहले लेवल को कहता है इंडिविजुअल लेवल, दूसरे को कहता है स्टेट लेवल, और तीसरे को वो कहता है इंटरनेशनल सिस्टम लेवल।
ठीक है। और इसका जो ज्यादातर काम है केनेथ वॉल्स का, वो इंटरनेशनल सिस्टम लेवल पर है। और केनेथ वॉल्स ने कहा कि जो क्लासिकल रियलिस्ट थे उनका काम जो सा था वो ह्यूमन लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर था। तो क्लासिकल रियलिस्ट का काम जो सा है या उनका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल है। जो रियलिस्ट हैं क्लासिकल के बाद कार और मार्गेंथो, उनका जो काम है स्टेट लेवल पर है। और जो न्यू रियलिस्ट हैं केनेथ वॉल्स, इसका जो सारा काम है वो मेनली ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल सिस्टम लेवल के ऊपर है। ठीक है। और काफी कुछ है न्यू रियलिज्म में। हम एक चीज कहते हैं कि जो क्लासिकल रियलिज्म है या जो रियलिज्म है, बेसिकली वो इनसाइड आउट थ्योरी है। और जो न्यू रियलिज्म है वो आउटसाइड इन थ्योरी है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। कि वो जो रियलिज्म है, जो क्लासिकल रियलिज्म है, और जो हमारे पास क्लासिकल रियलिज्म के साथ रियलिज्म है, उसको हम कहते हैं ये इनसाइड आउट थ्योरी है। इनसाइड आउट थ्योरी का मतलब ये है कि थ्योरी का ओरिजिन ह्यूमन नेचर है। यानी इनसाइड जो ओरिजिन है थ्योरी का, इट लोकेटेड समवेयर इनसाइड। थ्योरी का ओरिजिन इनसाइड है। इनसाइड आउट मीन कि आपने ह्यूमन नेचर जो सा था उसको अप्लाई किया है स्टेट बिहेवियर के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं इनसाइड आउट थ्योरी। तो क्लासिकल रियलिज्म और रियलिज्म दोनों इनसाइड आउट थ्योरीज हैं। और जो न्यू रियलिज्म है वो आउटसाइड इन थ्योरी है, क्योंकि न्यू रियलिज्म में इंटरनेशनल अनार्की और ग्लोबल ऑर्डर पहले डिस्कस होता है, तो वो आउटसाइड इन थ्योरी है। तो न्यू रियलिज्म जो सा है वो एक आउटसाइड इन थ्योरी है हमारे पास। केनेथ वॉल्स का काम जो सा है वो आउटसाइड इन थ्योरी के ऊपर है। रियलिज्म के अंदर ये जो केनेथ वॉल्स का जो काम था, इसमें एक चीज और भी मैटर करती है, वो है सिक्योरिटी डायलेमा। ठीक है। सिक्योरिटी डायलेमा क्या है कि जब स्टेट्स एक इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रही होती हैं जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो स्टेट्स, जब भी कोई स्टेट्स अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपनी ताकत या अपनी पावर को ज्यादा करती है, तो दूसरी स्टेट जो सी है वो थ्रेट फील करती है। जैसे अगर पाकिस्तान जो सा है, अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई मिलिट्री माइट के अंदर इजाफा करता है तो इंडिया थ्रेट फील करेगा। और अगर इंडिया अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपनी मिलिट्री माइट में इजाफा करता है तो पाकिस्तान थ्रेट फील करेगा। उस थ्रेट का नतीजा क्या होगा कि पाकिस्तान को लगेगा कि इंडिया जो ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी अवेल कर रहा है ये पाकिस्तान के लिए कर रहा है, पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो नतीजे में जो रियलिज्म है इसमें स्टेट्स के दरमियान सिक्योरिटी डायलेमा होता है। कोई स्टेट्स अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ करती है तो दूसरी स्टेट थ्रेट फील करती है। तो इसके नतीजे में जो बिटवीन स्टेट्स हैं वो एक आर्म रेस शुरू हो जाती है, हथियारों की दौड़ शुरू हो जाती है। एक स्टेट हथियार हासिल करती है, उससे अच्छे हथियार हासिल करने के लिए उसकी जो अपोनेंट स्टेट है वो कोशिश करती है। एक इस तरह आर्म रेस स्टेट्स में शुरू हो जाती है। आर्म रेस, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स इनको आप जहन में रखिएगा। ये टर्म्स आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो आपको ये लिखनी चाहिए। सिक्योरिटी डायलेमा क्या है, इसको लिखें सिक्योरिटी डायलेमा को। सिक्योरिटी डायलेमा और आर्म रेस क्या होता है? आर्म रेस सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से होती है। और सिक्योरिटी डायलेमा क्यों होता है कि अमंग स्टेट्स रिलेटिव गेन एग्जिस्ट करते हैं। रिलेटिव गेन क्या है कि स्टेट्स जो सी होती हैं वो पावर को एब्सोल्यूट वे में मेजर नहीं करती, स्टेट पावर को रिलेटिव वे में मेजर कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स हैं वो ये देखती हैं उनके अपोनेंट के पास कितनी पावर है, रिलेटिव गेन। ठीक है। दे बेसिकली टेक केयर ऑफ रिलेटिव गेन। रिलेटिव गेन का मतलब ये है कि वो अपने देखती है उनके अपोनेंट के पास कितनी पावर है, वह एब्सोल्यूट गेन को नहीं देखती। ठीक है। एक आसान मिसाल से मैं आप समझाता हूँ कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ फंक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ पार्टीज होती हैं, उसके अंदर जो फीमेल्स होती हैं, समटाइम्स उनको ऐसा लगता होता है कि अगर मैं उस
लड़की से ज्यादा अच्छी लग रही हूँ तो मैं खूबसूरत हूँ, वरना मैं खूबसूरत नहीं लग रही। ठीक है, अगर किसी वलीमे की या किसी शादी की तकरीब में जिस खातून से ये जो खातून जो उनसी है वो शदीद नफरत करती है, अगर वो खातून उस खातून से अच्छी लग रही हो तो उस खातून की जितनी तैयारी होती है वो जाया हो जाती है कि वो मुझसे क्यों अच्छी लग रही थी। यानी कि हम ब्यूटी को मैयर कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ इन ए रिलेटिव वे, कि हम उससे अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। हम ब्यूटी को एब्सोल्यूट वे में मैयर नहीं कर रहे। ठीक है, कि मुझे अच्छा लगना चाहिए कोई जैसा मर्जी लगे, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वे में या एब्सोल्यूट गेन। ऐसे ही जो स्टेट्स होते हैं, रियलिस्ट बिलीव के स्टेट्स के बिटवीन रिलेटिव गेन होता है, एब्सोल्यूट गेन नहीं होता। जब स्टेट्स में रिलेटिव गेन होता है और वो पावर को रिलेटिवली मैयर करते हैं तो उससे सिक्योरिटी डायलेमा आता है, और जब सिक्योरिटी डायलेमा आता है तो उससे आर्म रेस शुरू होती है। और स्टेट्स में रिलेटिव गेन क्यों होता है कि स्टेट्स सेल्फ हेल्प प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही होती हैं। सेल्फ हेल्प प्रिंसिपल का मतलब यह है कि अगर, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट या इस तरह का सेटअप नहीं है, तो अगर किसी स्टेट की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है तो स्टेट को अपनी हिफाजत खुद करनी है। ठीक है, सेल्फ हेल्प। कोई दूसरी स्टेट्स या कोई दुनिया के अंदर कोई रियासत किसी दूसरी रियासत की हिफाजत के लिए नहीं आएगी। तो स्टेट जो सी होती है वो सेल्फ हेल्प प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही होती हैं, और सेल्फ हेल्प की वजह से रिलेटिव गेन आता है, रिलेटिव गेन की वजह से सिक्योरिटी डायलेमा आता है, सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से आर्म रेस शुरू हो जाती है। अब हम आ जाते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ अनार्की। तीन मेन इम्प्लीकेशन है अनार्की की, जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट इम्प्लीकेशन है पोलैरिटी, सेकंड इम्प्लीकेशन है स्टेबिलिटी, तीसरी इम्प्लीकेशन है बैलेंस ऑफ पावर। और ये तीनों जो इम्प्लीकेशन है इंटरनेशनल अनार्की की, ये इंटरलिंक्ड है। देखिए, वन थिंग इज अंडरस्टूड कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है इट बेस्ड ऑन अनार्की। अनार्की का मतलब यह है कि कोई गवर्नमेंट नहीं है या कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो कि जिसको बाय फोर्स इन्फोर्स किया जा सके स्टेट्स के ऊपर। तो इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है। अनार्की की वजह से इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में अलायंसेस बनते हैं। जो वीक स्टेट्स होती हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इकोनॉमिक पावर नहीं होती कि वो एक बहुत बड़ा जो चंक है अपने बजट का वो अपने डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर सकें, तो जो वीक स्टेट्स होती हैं वो अलायंस फॉर्म करती हैं, और वीक स्टेट्स जो ग्रेट पावर या सुपर पावर होती है उनके साथ अलायंस फॉर्म करती है। जब वीक स्टेट्स सुपर पावर के साथ अलायंस फॉर्म करती हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में एक ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में जो ऑर्डर है वो तीन तरह का हो सकता है, और इसको हम कहते हैं पोलैरिटी। ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सिर्फ एक सुपर पावर एग्जिस्ट करती हो। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ एक सुपर पावर एग्जिस्ट करती है तो जो ऑर्डर होगा वो यूनिपोलर होगा, और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में दो सुपर पावर एग्जिस्ट करती हैं तो जो ऑर्डर होगा, और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में तीन सुपर पावर एग्जिस्ट करती हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो मल्टीपोलर होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर। ये जो थ्री टाइप्स के हमारे पास ऑर्डर हैं, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलैरिटी, ठीक है, इन ऑर्डर में स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो यूनिपोलैरिटी होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल यूनिपोलैरिटी क्यों होती है? क्योंकि यूनिपोलैरिटी में बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रांग होता है। यूनिपोलैरिटी के अंदर दुनिया में जितनी स्टेट्स हैं दे नो कि एक सुपर पावर एग्जिस्ट करती है, सबने उसी को फॉलो करना है, सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट है। तो अगर पोलैरिटी या वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर होगा तो बैलेंस ऑफ पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर वर्ल्ड ऑर्डर बाइपोलर होगा तो बैलेंस ऑफ पावर मॉडरेट होगा, यूनिपोलैरिटी से कम स्ट्रांग होगा। और अगर वर्ल्ड ऑर्डर जो सा है वो मल्टीपोलर होगा तो
वर्ल्ड ऑर्डर अगर मल्टीपोलर होगा तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो वीकेस्ट होगा, ठीक है। तो पोलैरिटी और बैलेंस ऑफ पावर का डायरेक्ट लिंक है। इसको ये सारी इम्प्लीकेशन है, ये सब इम्प्लीकेशन है इंटरनेशनल अनार्की की। पीटीसीएल का इंटरनेट है और वो मेरे घर पे पीटीसीएल का इंटरनेट है और वो पता नहीं ठीक काम नहीं कर रहा, इट्स ट्राइंग टू रिकनेक्ट। तो जैसे ही ये रिकनेक्ट होता है मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लूंगा। मेरी कोशिश थी कि मैं रियलिज्म और लिबरलिज्म और जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है इन तीनों को कवर कर लूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने शॉर्ट टाइम में मैं तीनों को कवर नहीं कर सका। और 1 घंटा ही था, 1 घंटे में रियलिज्म के ऊपर बात हुई। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है लिबरलिज्म, कोशिश करेंगे कि लिबरलिज्म के साथ जो है वो न्यू मार्क्सिज्म को भी हम टच कर लें। तो वो जो लिबरलिज्म के साथ और उसका न्यू मार्क्सिज्म के साथ कंपैरिजन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और अगर आप दोस्त आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं रियलिज्म से रिलेटेड या एवोल्यूशन ऑफ आईआर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आंसर कर दूं। अल्लाह हाफिज।